तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस अध्ययन चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम मानव जनन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उल्वेधन प्रक्रिया। ये एक क्रिया होती है, उल्वेधन प्रक्रिया। हमने आपको RCH के अंतर्गत बताया था। RCH RCH आपको नाम याद होगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हमने आपको एक वो बताया था, उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। तो कैसे कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए? लोग आपने काफ़ी ज़्यादा केस सुने होंगे कि पहले लोग कन्या को मरवा देते थे। जो पुत्री होती थी उनको मरवा देते थे। कैसे मरवाते थे, आइए उस प्रक्रिया को समझते हैं। ये रही प्रेग्नेंट मादा। ये है प्रेग्नेंट मादा और यहाँ पर उसका भ्रूण बन रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और यहाँ पर उसकी एक थैलेनुमा संरचना है। ये थैलेनुमा संरचना है, थैलेनुमा संरचना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो आपको ये परत दिख रही है यहाँ पर, ये आपको जो परत दिख रही है इसे एमिनियन कहते हैं। एमिनियन कहते हैं, एमिनियन कहते हैं, एमिनियन कहते हैं। और इसके अंदर कुछ इस प्रकार का द्रव उपस्थित होता है। ये जो परत दिख रही है आपको गोलाकार, इसे एमिनियन कहते हैं। ये एक थैलेनुमा संरचना है। ये जो द्रव भरा होता है इसके अंदर, इसे एमिनियोटिक एमिनियोटिक योटिक द्रव, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है इसे एमिनियोटिक द्रव कहते हैं। आपको हमने बताया था कि जब भ्रूण का निर्माण होता है, शुरू में जब भ्रूण का निर्माण होता है, जब निषेचन क्रिया होती है, जब निषेचन क्रिया होती है तो उसी समय लिंग का परीक्षण हो जाता है, मतलब लिंग का निर्धारण हो जाता है कि उत्पन्न होने वाली संतति शिशु है या उत्पन्न होने वाली संतति नर है या मादा। तो जब एकदम स्टार्टिंग में जब निषेचन की क्रिया होती है तब लिंग का परीक्षण हो जाता है, लेकिन भ्रूण तो बाद में बनता है ना। जैसे जैसे निर्माण की क्रिया होती है, जब भ्रूण बन जाता है, उसके पहले, जब भ्रूण के निर्माण के पहले, जब भ्रूण का निर्माण होने लगता है तो उसी समय जैसे ही भ्रूण का निर्माण होता है, तो जब भ्रूण का निर्माण होने लगता है तो यहाँ पर इस भ्रूण के कुछ टुकड़े यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। उन कोशिकाओं के, वो कोशिकाएं जब भ्रूण में परिवर्तित होने लगती हैं तो उन कोशिकाओं के टुकड़े यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर टुकड़े मौजूद हो जाते हैं तो इन्हीं टुकड़ों को निकाल करके, ठीक है, द्रव में कोशिका के टुकड़ों को निकाल कर परीक्षण किया जाता है। इन्हीं टुकड़ों का परीक्षण किया जाता है, निकाल कर
परीक्षण किया जाता है। किसका परीक्षण? ये जो टुकड़े यहाँ पर इस कोशिका के हैं ना, भ्रूण कोशिका के, तो इसे इन्हीं टुकड़ों को निकालकर इनका परीक्षण किया जाता था। और इसी परीक्षण से पता चल जाता था कि यदि वो जो लिंग गुणसूत्र हैं XX हैं तो पुत्री का निर्माण होगा, अगर XY हैं तो पुत्र का निर्माण होगा। तो यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को रोका जाता है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को उल्वेधन प्रक्रिया कहते हैं। ये जो परीक्षण हो रहा है, इस परीक्षण को इस प्रक्रिया के माध्यम से रोका जाता है। पहले आपने देखा होगा कि लोग लिंग का परीक्षण करते थे। लिंग का परीक्षण करने के पश्चात वो कन्या, यदि माता के गर्भाशय में कन्या पल रही है तो उसे मरवा देते थे, कन्या भ्रूण हत्या करवा देते थे, मतलब गर्भाशय में ही उसका अंत करवा देते थे। ये एक तरीके का पाप है जो कि फिर सरकार ने सोचा कि यदि ऐसे कन्या यदि मरती रहीं तो लोगों का वंश कैसे विकसित होगा। तो सरकार ने एक योजना बनाई, RCH के अंतर्गत एक योजना बनाई। उसमें ये उल्वेधन प्रक्रिया निर्माण किया गया कि उल्वेधन प्रक्रिया के फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति लिंग निर्धारण नहीं कर सकता है, लिंग निर्धारण नहीं कर सकता है। तो ये जो उल्वेधन प्रक्रिया है, ये लिंग निर्धारण करने की अनुमति नहीं देती है। आप लिंग निर्धारण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उल्वेधन प्रक्रिया क्यों अपनाई गई? आप जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चों में आनुवंशिक विकार होते हैं, आनुवंशिक विकार, आनुवंशिक विकार होते हैं। आनुवंशिक विकारों का पता लगाने के लिए उल्वेधन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है ना, वो आप लिंग निर्धारण नहीं करवा सकते हैं महिलाओं में, क्योंकि ये एक कानूनी अपराध माना गया है। यदि कोई दंपति लिंग निर्धारण करवा रहा है तो उसको सज़ा हो सकती है। यदि कोई डॉक्टर कर रहा है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया तो उसे भी कानूनी कार्रवाई करके सज़ा दिलाई जा सकती है। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम NCERT लाइन पढ़ते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट हो चुका है। आइए हम पढ़ते हैं NCERT लाइन को। उल्वेधन की प्रक्रिया। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्वेधन, एमनियोस्टेटिस जांच, लिंग परीक्षण व वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रत्यक्षीकरण, टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाता है। इसमें यह नहीं है कि लिंग परीक्षण ही शामिल होता है। वैधानिक प्रतिबंध, व्यापक बाल प्रत्यक्षीकरण यानी कि टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाता है। इम्यूनोस्टेटिस में एमनियोटिक द्रव में घुले पदार्थ व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। ये जो इम्यूनोस्टेटिस वो द्रव हमने आपको बताया था, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं भ्रूण की, वो सिरिंज के माध्यम से निकाल ली जाती हैं और उसी से लिंग का परीक्षण कर लिया जाता है और उसी से पता हो जाता है कि जो भ्रूण में संतति है वो मादा है या नर है। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकारों जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। आप उल्वेधन की प्रक्रिया से लिंग का परीक्षण नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोग लिंग का परीक्षण करके यदि गर्भाशय में पुत्री का निर्माण हो रहा होता था तो कन्या का भ्रूण में ही हत्या करवा देते थे। तो इसलिए आप भ्रूण का परीक्षण नहीं कर सकते, यानी कि लिंग परीक्षण नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे कि इस विधि से भ्रूण में होने वाले
भ्रूण में होने वाले आनुवंशिक विकार, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर आनुवंशिक को बढ़ावा दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को बेहतर बनाने का काम करती हैं। ये अभी भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास चल रहा है। तो समझ में आया आपको उल विभेदन की प्रक्रिया? तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।